हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी इंडिया जीके की सीरीज में। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका, पृथ्वी के अध्ययन को हम जानते हैं भूगर्भ शास्त्र, ज्योग्राफी, भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं हम पृथ्वी के अध्ययन को। अब इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला आता है आपका, एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। पहला आता है आपका एग्रोलॉजी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें हम अध्ययन करते हैं सोइल का, मिट्टी का। दूसरा आता है आपका डर्मेटोलॉजी। स्किन का। तीसरा आता है इसमें एग्रोस्टोलॉजी। ग्रास। एग्रोस्टोलॉजी ग्रास, डर्मेटोलॉजी स्किन, एग्रोलॉजी सोइल। चौथा इसमें नेफ्रोलॉजी। इस इसका इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें किया जाता है किडनी का अध्ययन। पांचवा आता है कार्डियोलॉजी। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें करते हैं हम हार्ट का। छठा आता है साइटोलॉजी। इसमें अध्ययन करते हैं हम सेल्स का। सातवां आता है हेमेटोलॉजी। इसमें हम अध्ययन करते हैं ब्लड का। आठवां आता है ओडोंटोलॉजी। इसमें हम अध्ययन करते हैं टीथ का। नवा आता है ऊलॉजी। इसमें हम अध्ययन करते हैं एग का। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं सोइल का, मिट्टी का। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में अध्ययन करते हैं स्किन का। एग्रोस्टोलॉजी, इसमें अध्ययन करते हैं ग्रास मतलब घास का। नेफ्रोलॉजी, इसमें अध्ययन करते हैं किडनी का। कार्डियोलॉजी में हार्ट का, दिल का। साइटोलॉजी में सेल्स मतलब कोशिका का। हर्मेटोलॉजी ब्लड। ऑडोंटोलॉजी टीथ का। ओलॉजी, इसमें हम अध्ययन करते हैं एग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र निम्न में से किस शहर के निकट है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, अंबाला शहर। तो देखिए यहाँ पे अंबाला शहर के निकट है। और ये कुरुक्षेत्र है ना, और भी शहर हैं जिसके निकट है। तो जो कुरुक्षेत्र है ना, ये जो कुरुक्षेत्र है, ये अंबाला शहर, दूसरा है यमुनानगर, तीसरा है करनाल, चौथा है कैथल। अर्थात ये जो कुरुक्षेत्र है ये आपका यमुनानगर, अंबाला शहर, कैथल और करनाल, इन चार शहरों से घिरा हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ ये किसने लिखी थी? ये माई कंट्री माई लाइफ ये लिखी गई थी एल के आडवाणी द्वारा।
एल के आडवाणी ने लिखी थी इस पुस्तक को। और इसमें इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने ये पुस्तक तो नहीं लिखी थी माई कंट्री माई लाइफ, क्योंकि इसको तो एल के आडवाणी लिखा था। एपीजे अब्दुल कलाम द साइंटिफिक इंडियन भी लिखा था, इनविजिंग एन एम्पायर नेशन भी लिखा था, यूनाइटेड माइंड्स भी लिखा था। और इसके अलावा और कौन कौन सी बुक लिखी थी, तो देखिए अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने जो पुस्तक लिखी थी, एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिया T20। इंडिया T20 ये पुस्तक भी अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। और इंडिया 2020 में भारत का और भारत सुपर शक्ति बनेगा, ऐसा उन्होंने सपना भी देखा था। इसके अलावा और दूसरी पुस्तक थी स्पिरिट ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा। ये पुस्तक भी अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। और एक पुस्तक और लिखी थी जिसका नाम था माई लाइफ, ये भी अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। ये माई लाइफ, स्पिरिट ऑफ इंडिया, इंडिया T20, द साइंटिफिक इंडियन नेशन, इनविजिंग एन एम्पायर नेशन और इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी पुस्तक अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। लेकिन माई कंट्री माई लाइफ ये किसने लिखी थी, एल के आडवाणी ने, अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी माई लाइफ, लेकिन अगर माई कंट्री माई लाइफ पूछे तो एल के आडवाणी जी। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो ये 1995 से स्टार्ट हुआ था, 125वीं जयंती, गांधी जी की 125वीं जयंती 1995 से पुरस्कार देना शुरू हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फर्स्ट जो अवार्ड दिया गया था, गांधी शांति जो फर्स्ट अवार्ड था ये दिया गया था तंजानिया के राष्ट्रपति जूलिपस न्योरे ने। जूलिपस न्यारेरे जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे, ये गांधी शांति अवार्ड फर्स्ट सबसे पहला अवार्ड इन्हीं को ही दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्या समानता है। निम्न में क्या समानता है मतलब कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक ये क्या हैं। तो ये आपसे पूछा है क्या ये सभी गैसें हैं, बिल्कुल नहीं है, ये सभी गैर धातु हैं, ये सभी धातु हैं, कोई समानता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये सभी गैर धातु हैं, मतलब ये क्या अपने नॉन मेटल है, सारे सारे क्या आपके ये नॉन मेटल। ऑप्शन नंबर बी, आपका एयर जो हवा होती है ना, ये भी क्या होती है आपकी नॉन मेटल ही होती है। याद रखना, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये, राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था ये भी क्या भैया आपका नॉन मेटल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छठा ऑप्शन, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन ये एक्सोबायोलॉजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है। तो अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, छुट्टी बनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष पर्यटन। इसका मतलब यह है कि आजकल बहुत सारी एजेंसी हैं, जैसे अमेरिका की एजेंसी है, एक कंपनी है स्पेस एक्स जो कि इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है कि आप अंतरिक्ष में जाकर आप छुट्टी बना सकते हो, इसे क्या बोला जाता है अंतरिक्ष पर्यटन। ये अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स जो इस पर काम कर रही है, और भी बहुत सारी कंपनी जो इस पर काम कर रही है, ताकि लोग बाग जो लोग हैं वो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष भी जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भिन्न ज्ञात कीजिए। निम्न में से क्या सबसे अलग है। तो देखिए जो इसका आंसर होगा ना, वो होगा इसका आंसर ईएमआई। ईएमआई सबसे अलग है। जो ईएमआई ये क्या होता है आपका, ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो आप हर महीने जो किस्तें देते हो ईएमआई होता है। तो ये सबसे अलग है। बाकी मैं समझा देता हूँ, बाकी जो तीनों है ना, ये ईसीएस, आरटीजीएस और एनईएफटी, ये तीनों है ना जो
ये बैंक्स में पैसे ट्रांसफ़र करने से, बैंक से पैसे एक्सचेंज करने से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। बाकी ईएमआई के मंथली इंस्टॉलमेंट है, वैसे इनकी फुल फॉर्म आपको लिखा देता हूँ मैं। ईसीएस, ईसीएस इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। दूसरा होता है ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। दूसरा है आपका आरटीजीएस। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। तीसरा है आपका एनईएफटी। एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इसका मतलब होता है एनईएफटी, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। ईएमआई जो कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर है, इसका फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। चलो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं। जैसे पांचवा है आपका बीसीजी, शब्द ने नाम सुना हुआ है इसका। तो बीसीजी क्या होता है, बैसिलस कालमेटी ग्यूरिस। बैसिलस कालमेटी ग्यूरिज। छठा है आपका वीवीपैट। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा आपका वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेंड। पेपर वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेंड, वीवीपैट है ये। बीसीजी बैसिलस कालमेटी ग्यूरिस, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, बल्कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है भाई आपका, इसका राष्ट्रीय खेल है डक गेम। अब ये डक गेम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये पोलो प्लस बास्केटबॉल का मिक्सर है, जिसको अर्जेंटीना अपनी भाषा, अर्जेंटीना के लोग अपनी भाषा में जिसको डक गेम बोलते हैं। बास्केटबॉल और पोलो का मिश्रण। अब इसमें इंपॉर्टेंट अब देशों के खेल देख लेते जो अपना एग्जाम आ सकते हैं। मोस्टली अपना एग्जाम अपने इंडिया इसके आसपास के पड़ोसी देशों के ही पूछ सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो आपको पता है भारत का तो सबको पता है भाई क्या राष्ट्रीय खेल, हॉकी। दूसरा है पाकिस्तान, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, सबको पता है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, फील्ड हॉकी। तीसरा है बांग्लादेश, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है भाई, कबड्डी। बांग्लादेश का कबड्डी है, याद रखना। नेपाल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल।
पांचवा है भूटान। इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल है आर्चरी। आर्चरी मतलब क्या है? तीर कमान या धनुष वाला गेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्रित है। तो यूएनडीपी केंद्रित है मतलब किसके लिए यूएनडीपी काम करता है? तो ये वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, ऑन सॉल्यूशन टू द चैलेंज ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका ए। अब चलिए यूएनडीपी की बात कर लेते हैं। जब यूएनडीपी क्वेश्चन, चूंकि ये क्वेश्चन आए भी हुआ था ये, तो यूएनडीपी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? वो हुई है नवंबर 1965 में। यूएनडीपी की स्थापना हुई है नवंबर 1965 में। यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूएनडीपी का जो हेड कौन है, मतलब इसका अध्यक्ष, फिलहाल इसका अध्यक्ष है आपका असीम स्टीनर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल अनुसार सबसे छोटा है? तो आपको पता, रूस तो हो नहीं सकता, ब्राजील नहीं है, कनाडा, भारत में तो कनाडा भी नहीं है। आपका आंसर है भारत। तो भारत सबसे छोटा देश है इन चारों में। तो अगला क्वेश्चन, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है भाई। ए, आंसर होगा ए। जल धारण क्षमता जितनी कम होगी, पानी की एब्जॉर्प्शन पावर उतनी, वो पानी को उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी मिट्टी। तो एब्जॉर्ब पानी को हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। जब पानी हमको ज़्यादा देना पड़ेगा तो आपको पता है कम उपलब्धता के कारण अगर हमारा पानी ज़्यादा देंगे तो वो संभव है नहीं इतना। तो इसलिए लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन होता है, क्योंकि पानी इसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और ज़रूरी नहीं कि पानी हर जगह है, पानी की वैसी बहुत ज़्यादा कमी है। जल स्तर आपका डे बाई डे बहुत कम होता जा रहा है, तो इसलिए इस पर खेती करना मुश्किल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो इसका आंसर होगा आपका ग्लैंड, ग्रंथि। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है ये कहाँ, किस में पाई जाती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मेल में ही पाई जाती है, फीमेल में ये नहीं होती। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गए। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो है लीवर, जिसको हम यकृत भी बोल देते हैं। और इसका वजन कितना होता है भाई? इसका वजन होता है 1.2 kg से 1.5 kg, ये होता है सबसे बड़ी ग्रंथि। और जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो कि क्या है भाई आपकी है, मटर के दाने के समान है। और इसका वजन होता है ओनली सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपका इनसे अलग नहीं है, मास्टर, वीजा, मास्टर से। जो क्रेडिट कार्ड ये होता है, ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें बैंक आपको लिमिट देती है, और जिस समय आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी सामान खरीदते हो तो उस समय आपके बैंक अकाउंट से एक भी रुपया नहीं कटता। हाँ, विद इन टाइम पीरियड जो आपका मोस्टली बैंक का शायद मेरे अकॉर्डिंग 45 दिन का, चूँकि मैं खुद क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ तो मुझे पता है 45 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। तो 45 दिन के अंदर आपको पैसा पूरा पे करना होता है। तो लेकिन इंस्टेंटली जिस समय आप अगर इसमें से कोई सामान खरीदते हो, क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, तो उस समय आपका अकाउंट से 1 रुपया भी नहीं कटता। तो ये सबसे अलग इनमें। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। तो इसका आंसर होगा आपका जीका वायरस, जो कि मच्छर के द्वारा वहन होता है। और जो ये मच्छर होता है ये क्या होता है भाई आपका, ये एडिस फैमिली का होता है। एडिस फैमिली का है ये, और ये दिन के समय काटता है। ये बात ध्यान रखना, ये दिन के समय काटता है।
ये दिन के समय काटता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये एडिस फैमिली है ना, इसकी सबसे पहले जानकारी कब हुई थी? तो जो एडिस फैमिली है ना, इसकी सबसे पहले जानकारी हुई थी अफ्रीका में। और कब हुई थी इसकी? 1947, मतलब जिस साल हम आज़ाद हो रहे थे उस समय अफ्रीका में इसकी जानकारी भी हो गई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है भगत सिंह। अगर किसी ने भगत सिंह पिक्चर देखी हो तो उसमें देखना इसका जिक्र किया गया है अजय देवगन वाली पिक्चर में। देखिए यहाँ पे जो HRA है, HRA जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में। याद रखना जो मैं बता रहा हूं आपको, मैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर में। लेकिन जैसे ही इसमें भगत सिंह इंक्लूड होते हैं, जैसे ही इसमें भगत सिंह इंक्लूड होते हैं तो इस संस्था का नाम बदल के अब हो जाता है SHRA, जिसको हम बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इसका आंसर है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना जनवरी 1972। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 1972 में बांग्लादेश का संसदीय लोकतंत्र बन गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या है, बड़े बड़े जो हमारे ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं मतलब इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, जो ग्लेशियर में जितनी जो बर्फ है ना, मतलब ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ी है ये समझ लीजिए आप, तो जो बर्फ है ना वो पिघल रही है। तो बर्फ पिघल रही है तो उसका जो पानी है ना समुद्र में आ रहा है, समुद्र में आ रहा है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। और जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तो दुनिया के बहुत सारे जो द्वीप हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, वो क्या है, डूब जाएंगे। और उसमें रहने वाली आबादी के लिए, जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो यही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है, जिसके ऊपर बड़े बड़े देश, विकसित देश तो इसके ऊपर गंभीर नहीं है, लेकिन जो विकासशील देश है वो इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसकी बार बार इसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं वो सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आज की हमारी सीरीज कंप्लीट होगी। तो ये हमारी आज के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश की गई है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक ज़रूर करना। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हम 1000 क्वेश्चनों के सीरीज लेकर आ रहे हैं, 20-20 क्वेश्चनों के लेकर आएंगे हर क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।